हाँ सर, डेवलपमेंट का चैप्टर चल रहा था और डेवलपमेंट के चैप्टर में आपको पता है कि हमने नेशनल इनकम के बारे में देख लिया था। नेशनल इनकम के बेसिस पर हम डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे थे, फिर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन किया, और पर कैपिटा इनकम के बाद लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसके बेसिस पर ही हम लोग कंपेयर कर रहे थे नेशन को। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे बनाई जाती है, मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले इसमें हमारा जो है एक एट्रीब्यूट इसके अंदर जो होगा वो होगा पहला पर कैपिटा इनकम। दैट मीन्स हम पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड करेंगे। उस पर कैपिटा इनकम के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स एट्रीब्यूट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। वो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि एक पर्सन जो है एवरेज कितना जीता है, ये बताता है उस कंट्री के किसको, हेल्थ स्टैंडर्ड को बताएगा। और अगला पॉइंट जो है वो लिटरेसी रेट एंड नेट इनरोलमेंट रेशियो या नेट अटेंडेंस रेशियो है, और ये बताता है कंट्री के किसको, एजुकेशन स्टैंडर्ड को। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को क्या प्रोवाइड की जाती है, रैंक प्रोवाइड की जाती है। जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट का नाम दिया गया है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ध्यान रखें क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का जो अथॉरिटी है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इतनी सी बात मैं आप लोगों को बता चुका था। उसके आगे जो टॉपिक है हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक अपना जो है वो है पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है मैं आपको भी बता चुका हूँ। आपको मैंने दो सेक्टर बताए थे, मैंने कहा एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर आप लोग कोई इंडस्ट्री स्टेबलाइज करते हैं तो वहाँ पर आपका टारगेट क्या होगा, बोलो। आपका सीधा सा टारगेट होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम रेट पे बेचेंगे या फिर मिनिमम रेट में बेचें, वो डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के ऑनर के ऊपर। क्लियर हो गई बात। जबकि वही फैसिलिटी जब पब्लिक सेक्टर द्वारा दी जाती है तो पब्लिक सेक्टर का टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर, और उस पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में चाहे उस ऑनर को जो है लॉस हो वो भी क्या होता है, इसे मंजूर होता है। जनरली पब्लिक सेक्टर जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और हमने ये देखा है कि डेवलपमेंट के सेंस में इंडिया जो है वो श्रीलंका से भी क्या है, पीछे है। इंडिया श्रीलंका से पीछे क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आप कह सकते हैं एक तो लोगों की इनकम जो है वो लेवल क्या है, इसका लो है। इनकम लेवल लो होने के साथ साथ लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो भी क्या इंडिया में लो है, और साथ ही साथ एजुकेशन लेवल जो है वो भी क्या है, लो। कहाँ की बात कर रहे हैं ये, इंडिया की, और किसके कंपैरिजन में, श्रीलंका के कंपैरिजन में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम इन तीनों को क्या करें, इंक्रीज करें। जब ये तीनों चीज़ें बढ़ेगी तब ऑब्वियसली कंट्री का जो HDI है वो भी इंक्रीज होगा, और ये बताएगा जितना HDI इंक्रीज होगा उतना ही डेवलपमेंट को शो करेगा। क्लियर हो गई बात। अब जब हमें जो है ये सारे एट्रीब्यूट्स इंक्रीज करने हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी कंट्री की जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी पड़ेगी। चैलेंज कहाँ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ आ रही है साहब, एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेकर। कि हमने ये देखा है इंडिया का एजुकेशन लेवल श्रीलंका के कंपैरिजन में क्या है, लो है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एजुकेशन फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह और समस्या क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ का स्टैंडर्ड भी हमारे पास क्या है, लो। तो अब ये दो हमारे सामने क्या आ चुके हैं, चैलेंज आ चुके हैं, प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि हमें इनका जो है कहीं ना कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जब कंट्री में एजुकेशन स्टैंडर्ड और हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तभी कंट्री डेवलप हो पाएगी। इतनी सी बात समझ में आई क्या, यस और नो। अब ये हमारा सबसे बड़ा इशू हो चुका है कि हम एजुकेशन स्टैंडर्ड को और कंट्री के हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। अब इनको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि ये फैसिलिटी हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवा दें, या फिर हम क्या करें, इस फैसिलिटी को पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दें। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कोई होगा तो उसका टारगेट क्या होगा, अपने प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमम करना। क्लियर हो गई बात। जबकि यही वर्क अगर पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा तो गवर्नमेंट का टारगेट वहाँ पर मनी अर्न करना नहीं होता है। गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होगा, जनता को क्या हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले, फैसिलिटी मिले। समझ में आ गई बात। दैट मीन्स अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन चैलेंज को निपटने के लिए, इनके सॉल्यूशन के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देती हैं ये सारा काम, तो फिर जो पर्सन पुअर हैं, जो गरीब हैं, वो बेचारा गरीब ही रहेगा, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारा जो वर्क है
इसका बर्डन किसके हाथ में दे दिया? पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिया। पब्लिक सेक्टर के हाथ में देने से क्या होगा? जैसा कि आपने देखा है, पब्लिक सेक्टर का टारगेट पैसा अर्न करना नहीं होता, उसका टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर। तो ये क्या करेगा? पब्लिक सेक्टर इन दोनों फैसिलिटीज़ को या जो भी नेसेसरी फैसिलिटी है उनको मिनिमम रेट पे या मिनिमम कॉस्ट पे या हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट सिटीजन्स को क्या करवाएगी? अवेलेबल करवाएगी। समझ में आ रही है कुछ बातें? जैसा कि अभी आपने रिसेंट एक एग्जाम्पल सुना होगा, हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलती है, ऐसा कुछ सुना है आपने? उसमें क्या होता है? उस स्कीम में क्या होता है? सबसे पहली चीज जो मेडिकल चेकअप है अपना, वो मेडिकल चेकअप भी कैसा होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक चीज तो ये। दूसरी बात, इस चेकअप के दौरान जितनी भी जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल करवाई जाती है और वो भी कैसी होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कौन पे कर रहा है? इसके वैल्यू पे की जा रही है किसके द्वारा? हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। आप इमेजिन करें, अगर ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो और इनका कोई ना कोई चार्ज लगना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन है, क्या वो हेल्थ फैसिलिटी जो है उनको गेन कर पाएगा? क्या जिस पर्सन के पास पैसा नहीं है, क्या वो इन हेल्थ फैसिलिटी को ले पाएगा? क्या इसका फ़ायदा उन लोगों तक नहीं पहुँचेगा? और जब इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली ये बताएगा कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ स्टैंडर्ड या मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फिर और ऐसी कंडीशन में क्या होता जाएगा? लो होता जाएगा। समझ में आया? तो इस हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम चलाती है। जैसा कि एग्जाम्पल आपको मेडिसिन वाला मैंने राजस्थान के कंटेक्स्ट में बताया। इसी तरह आपने सुना होगा स्कूल जो होते हैं, स्कूल में स्कीम चलाई जाती है MDM को लेकर, जहाँ पर मिड डे मील अवेलेबल कराया जाता है। और अभी के ईयर्स में जो है गवर्नमेंट स्कूल में क्या अवेलेबल कराया जाता है? मिल्क भी अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा अभी मैंने मेडिकल्स की बात की थी कि मेडिसिन अवेलेबल कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो दोनों चीज़ें किसको इम्प्रूव करती है? कंट्री के हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगी। और यहाँ पर जो MDM और मिल्क के जो मैंने नाम लिखे हैं, ये दोनों किसको बताते हैं? ये बताते हैं कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूट्रिशन जब लेवल इंक्रीज होगा तो लोग कैसे होते जाएंगे? अब धीरे धीरे अब लोग हेल्दी होंगे। सीधी सी बात, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होगा? इम्प्रूव होगा। और जब बच्चा इन स्कीम के जो है फैसिलिटी लेने के लिए, इनका बेनिफिट लेने के लिए बच्चा जाएगा कहाँ? उसको कहीं ना कहीं कहाँ जाना पड़ेगा? किसी न किसी स्कूल में। और जब स्कूल अटेंड करेगा तो ऑब्वियसली उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी क्या होगा? धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। सीधी सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक फैसिलिटी जो ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी होती है, इनको प्रोवाइड करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी कंट्री में किसके पास है? पब्लिक सेक्टर के पास है। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट के पास है। ओके, देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। कि जो पैसा आपके पास अवेलेबल है वो पैसा आपको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा सकता। कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा सकता? एग्जाम्पल दे रखे हैं, सच इज पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। कोई बीमारी फैल रही है तो उस डिजीज से आपको प्रोटेक्ट जो है पैसा नहीं कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोरोना वाला, कि जब कोरोना आया था तो चाहे कितने ही पैसे वाले थे वो, चाहे कितने ही गरीब आदमी हो, वो डिजीज़ जो है कोरोना जो है वो सब में सेम फैला था। ऐसा तो है नहीं इसके पास पैसा है तो इसको कोरोना नहीं होगा। यही ये एग्जाम्पल कह रहा है, यही ये लाइन कह रही है कि जो पैसा आपके पास अवेलेबल है वो आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा सकता। आगे देखें, पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये है आपकी मेन लाइन कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड कौन करती है? दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स। कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू सिटीजन्स को अवेलेबल करवाई जाती है। अगली बात, ये जो फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है ये फैसिलिटी कैसी होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या फिर क्या कह सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पे जो है ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है। समझ में आया? इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे पब्लिक फैसिलिटीज़ के। देखें, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ में स्कूल आती हैं, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था आप लोगों को, स्कूल का मैं आपको दे चुका था। कॉलेज आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं, जो अपना रेल नेटवर्क है, आपका रोड नेटवर्क है, उनको हम किस में इंक्लूड करेंगे? पब्लिक नेटवर्क में इंक्लूड कर देंगे। ओके, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल करवाने की ड्यूटी किसकी? हमारी गवर्नमेंट की है। अगर यही ड्यूटी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसके पास हो, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास हो, तो ऐसी कंडीशन में रेट क्या हो जाएगी? हाई। और फिर क्या होगा कि पुअर पर्सन इसको अफोर्ड नहीं करता। देखें आगे, पब्लिक फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट
आर द चीपेस्ट एंड द बेस्ट वे टू प्रोवाइड दिस गुड्स, कि पब्लिक फैसिलिटी जो है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये क्या है, सबसे चीपेस्ट है। चीपेस्ट का मतलब क्या है, सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा तरीका है टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। और इसमें क्या होता है, ये सारी फैसिलिटीज कलेक्टिव रूप में जो है, कलेक्टिव फॉर्म में लोगों को अवेलेबल करवाई जाती हैं। Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole community take preventive steps। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जब कोई डिजीज फैल रही है तो पैसा जो है आपको डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करेगा जब तक पूरी सोसाइटी या सोसाइटी के सारे लोग मिलकर कोई एफर्ट नहीं करते हैं, तब तक आप जो है पूरी सोसाइटी डिजीज से नहीं बच सकती। आगे और देखिए इसके बारे में, अगला दे रखा है केरल इज अ बेटर प्लेस टू लिव और केरल हैव अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये चीज़ आपने पहले पढ़ ली थी, आपने देखा था कि वहाँ का जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो क्या है, मिनिमम है। ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मिनिमम क्यों था, उसके कुछ रीज़न दे रखे हैं। ये रीज़न जो है मिनिमम होने के कारण यहाँ पर बता रखे हैं। पहला दे रखा है इट हैज़ बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है। पीडीएस क्या होता है, ध्यान रखें। पीडीएस का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो फूड ग्रेन्स हैं या जो नेसेसरी थिंग्स जो ह्यूमन बींग के लिए ज़रूरी हैं उन चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल करवाती हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक स्पेशल टाइप की शॉप जो है वो स्टेबलाइज करती हैं जिसको हम कंट्रोल्ड प्राइस शॉप कहते हैं। आपने सुना होगा इन दुकानों को हमारे राजस्थान में जनरली जो है वो राशन की दुकान भी कहते हैं। और ये जो राशन की शॉप है इनको जो है हैंडल कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो केरल की बात करें कि केरल का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या है, ये जो है वेल डेवलप है। दैट मीन्स वहाँ पर लोगों को जो है इसके थ्रू ज़्यादातर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है, जिससे क्या होगा, सो एवरीवन गेट्स फूड एंड इज हेल्दी। और इससे क्या होता है कि हर एक पर्सन तक जो है, एक पुअर पर्सन है वहाँ तक भी फूड जो है इजीली अवेलेबल हो पाता है। और जब लोगों को फूड मिलेगा तो उनका न्यूट्रिशन लेवल क्या होगा, डेवलप होगा, बढ़ेगा और लोग क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ये पहला रीज़न बता रखा है केरल का। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केरल का जो है वो हेल्थ स्टैंडर्ड या केरल का अगर रैंक देखा जाए अदर स्टेट्स के कंपेयर में तो वो हाई क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है। पहला फैक्टर हो गया आपका पीडीएस। दूसरा फैक्टर देखें, दे हैव एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू पीपल टू गेट ट्रीटेड प्रॉपरली, कि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, प्रॉपरली डेवलप हैं। ज़्यादातर वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसके कारण क्या होता है, लोगों को जो है एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल हो पाती है। थर्ड फैक्टर दे रखा है, केरल हैव प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज एज एजुकेशन मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, कि वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी भी क्या है, बेटर है। ज़्यादातर वहाँ पर कॉलेज हैं। अगर आप एजुकेशन के मामले में देखें तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे मैक्सिमम अगर एजुकेशन या लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो किसका है, केरल का है। उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है कि वहाँ पर स्कूल्स जो हैं, कॉलेज हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल डेवलप है। और जब लोग पढ़े लिखे होंगे तब ऑब्वियसली वो लोग अवेयर होंगे किसके बारे में, अपनी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में अवेयर हो जाएंगे। ये सारे फैक्टर बताते हैं कि इन सारे फैक्टर्स के कारण केरल का जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो क्या है, मैक्सिमम है। वहाँ का हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा है, इम्प्रूव्ड है। ओके, आगे देखें, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century साइंटिस्ट वार्निंग दैट प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल्स आर नॉट सस्टेनेबल मीन्स इट ओनली फोकस फॉर प्रेजेंट जनरेशन नीड्स। आपने ये जो है, ये टॉपिक आपने जो है ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है। वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एजेंडा 21 के नाम से, या फिर आपने वहाँ पर एक नाम और सुना होगा, एक समिट है अर्थ समिट। अर्थ समिट आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, ये जो अर्थ समिट है वो हुई कब थी, 1990 में हुई थी। इस बात को ध्यान से समझे, ये वाला टॉपिक अगर समझ में आएगा तो आपका ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अर्थ समिट क्या होती है, हुई कब थी, 1992 में। कहाँ हुई, एक कंट्री है कौन सी, ब्राज़ील, और ब्राज़ील की एक कैपिटल सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट का मीनिंग क्या है, वहाँ पर कोई ना कोई मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई। अब ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज हुई, उसके पीछे रीज़न क्या था कि हम लोग ये मानते थे कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, इन रिसोर्स को हमने क्या माना, गॉड गिफ्ट माना। गॉड गिफ्ट का मतलब क्या है, ये रिसोर्स हमें कैसे अवेलेबल हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो हम क्या करेंगे, उसका
गलत तरीके से यूज़ करेंगे, अनलिमिटेड यूज़ करना हमने उसको स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात? ये सारी बातें हैं 1992 तक की। ओके, सोले बेटा आराम से। 1992 तक की बातें हैं। अब अगर आप इसी तरीके से रिसोर्स को यूज़ करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस टेंशन को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर 1992 में अर्थ समिट की गई। इस अर्थ समिट में जो डिसीजन लिया गया उसको नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 अर्थ समिट का डिसीजन है। इस डिसीजन में ये जो है कंक्लूजन लिया गया या फिर ये एक्शन लिया गया कि इसमें हमने ये कहा कि हम क्या करेंगे, 21st सेंचुरी के एंड तक वर्ल्ड के जितने भी नेशन हैं वो किसको अडॉप्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर देंगे। इसका मतलब कि सारे नेशन ने ये कहा कि 21st सेंचुरी के एंड तक हम ऐसा करेंगे कि हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम होंगे वो सारे कौन से होंगे, सस्टेनेबल प्रोग्राम ही हम बनाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई। अब ये सस्टेनेबल प्रोग्राम्स क्या होते हैं वो यहाँ देखें। देखिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, कि हम डेवलपमेंट तो करें बट हमें क्या करना है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसकी और अगर डेफिनेशन देखी जाए, यहाँ दे रखा है वी रिक्वायर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल्स, कि हम डेवलपमेंट तो ऐसे करें जिससे हमारी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो जाए, विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू फ्यूचर जनरेशन, कि हमें जो है फ्यूचर जनरेशन का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। दैट मीन्स हमारे डेवलपमेंट के प्लान ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी नीड भी फुलफिल हो जाए और जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो जाए। यही जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देखिए आगे। Excessive mining of iron, gold, silver or coal and extraction of crude oil lead to the depletion of the stock of these resources, कि आप अगर रिसोर्सेज का रेगुलर यूज़ करते रहें, लिमिटलेस वे से यूज़ करते रहें, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है रिसोर्स का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिप्लेट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा। स्मोक एंड अदर पॉइजनिंग गैसेज बीइंग रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज लीड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और के साथ साथ इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज रन करते हैं, और इंडस्ट्री से क्या होगा, वहाँ पर जो स्मोक रिलीज होता है उससे क्या हो रहा है, कुछ चैलेंज जो एनवायरमेंट में आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। लास्ट दे रखा है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन आर अफेक्टिंग द लिविंग ऑफ द पीपल एंड विल अफेक्ट लाइफ्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, कि अगर इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा जरूर होगा। तब हमें क्या करना है, हमारा डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इसमें क्या कहा जाता है कि आप इस तरह से डेवलपमेंट करें आपकी नीड भी फुलफिल हो जाए, रिसोर्स आपकी नीड को भी फुलफिल कर दें और रिसोर्स आने वाले जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो जाए। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला देखें, वेरियस मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इसके कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट कैसा कर सकते हैं, सस्टेनेबल वे में कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जो वे दे रखा है वो दे रखा है कंट्रोलिंग ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। पहला तरीका है कि रिसोर्स का हमें क्या करना है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। दैट मीन्स जितना नीड है उतना ही आप उसको क्या करें, एक्सप्लॉइट करें, उनका यूज़ करें, पहला तरीका। सेकंड दे रखा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को क्या करना है, हमें अवेयर करना है। जब ऐसा करेंगे तभी इन चीज़ों को हम जो है प्रैक्टिस में ला पाएंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दे रखा है इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, साथ ही साथ हमें जो है रिसोर्स के कौन से वे, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करना है। रिन्यूएबल का मीनिंग क्या है कि जो रिसोर्स वापस क्या हो जाए, जिनको वापस बनाया जा सके, जिनको वापस रिन्यू किया जा सके। सच अगर आप बात करें कोल की या फिर आप बात करें पेट्रोलियम की, अगर इन रिसोर्स को आप क्या करें, लगातार यूज़ करते रहें तो ये रिसोर्स क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे रिसोर्स जो एग्जांपल में लिए हैं मैंने, ये कौन से हो गए आपके, नॉन रिन्यूएबल। जबकि इसकी जगह आप बात करें किसकी, सोलर एनर्जी की, या फिर आप बात करें विंड एनर्जी की बात करें, तो ये जो रिसोर्स है वो क्या कौन से आपके रिन्यूएबल हैं, इनको वापस रिन्यू किया जा सकता है, वापस बनाया जा सकता है। तो अगर डेवलपमेंट सही तरीके से करना है और फ्यूचर जनरेशन की नीड को हमें ध्यान रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज करना होगा। फोर्थ पॉइंट दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें फार्मिंग के कौन से तरीके लाने हैं, ऑर्गेनिक वे से फार्मिंग करनी है। ऑर्गेनिक वे से फार्मिंग करने का सेंस क्या है, हमें खेती में जो है किसका यूज़ नहीं करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री जो इन्वायरमेंट जो है उस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और लास्ट पॉइंट दे रखा है इमीडिएट मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग,
और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने होंगे। जब ये सारे एफर्ट हम करेंगे तो हमारी कंट्री जो है वो किसको गेन कर पाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है उसको गेन कर पाएगी। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।